खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल से। भोपाल में इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। बेसहारा परिवारों के लिए पेंशन और निःशुल्क राशन देने की घोषणा की गई। बच्चों को दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा जैसी सुविधा, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण घोषणा की। बेसहारा परिवारों के लिए पेंशन और निःशुल्क राशन देने की घोषणा की गई है और साथ ही साथ बच्चों को दी जाएगी निःशुल्क शिक्षा सेवा। हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी, ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। पात्रता ना होने के बावजूद भी ऐसे परिवार को फ्री राशन दिया जाएगा, ताकि भोजन का इंतजाम हो सके। तो खबर इंदौर से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को कोई दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने ब्लैक फंगस का इलाज जैसी बीमारियों का इलाज होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले वो डॉक्टर से इलाज कराए, जिसके बाद डॉक्टर के दिए हुए निर्देशों का पालन भी करने की उन्होंने अपील की। सीएम ने ब्लैक फंगस की बीमारी को काफी खतरनाक बताया। लोगों को संभलने की भी इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सलाह दी है। ब्लैक फंगस के संक्रमण की घटना सामने आ रही है और वो बहुत भयानक है। जो सुना है आपको, जो इफेक्ट होता है, बाकी जो प्रभाव होते हैं, और अभी तक 50 रोगियों की पुष्टि अब तक हुई है पूरे प्रदेश में। ये हमारी ड्यूटी है कि ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी जो कोविड के बाद होती है, उसका उपचार भी हम सुनिश्चित करें और इसके लिए पूरे इलाज का प्रोटोकॉल जारी किया जाए। इस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, सावधानी क्या रखी जानी चाहिए। तो भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का गोरखधंधा करने वालों के साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध दवा बनाने वाले रैकेट को मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ रही है और जेल में बंद कर उस अपराधी को मध्य प्रदेश की पुलिस मांग कर यहां लाएगी और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। ये श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार है और इसमें किसी भी माफिया को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जा सकता। उनके राज में माफिया फला फूला होगा। ये शिवराज सिंह की सरकार है। कोई भी कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, हम नहीं बख्शते किसी को। इस रैकेट को भी हमारी पुलिस नहीं पकड़ा है। ये हमारे राज्य में संचालित नहीं हो रहा है, इसका उत्पादन कहीं और था। और हम आज आपको बता रहे हैं कि वो गुजरात में जहां इसका उत्पादन था, वो जेल में है व्यक्ति, और उसको हम जेल से भी मांग करेंगे और मध्य प्रदेश लाएंगे। तो इंदौर के दलित समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगर निगम के सफाई कर्मी गुरुवार को इंदौर के डीआईजी कार्यालय पहुंचे और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की अभिनेत्री मुनमुन दत्ता बबीता उर्फ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। आपको बता दें कि मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर वाल्मीकि समाज के संबंध में असंवैधानिक टिप्पणी की थी, जिसकी शिकायत करने वाले वाल्मीकि समाज के लोग डीआईजी कार्यालय पहुंचे हैं। वाल्मीकि समाज द्वारा ये मुनमुन दत्ता अभिनेत्री है, उसके खिलाफ जो शब्द उपयोग करने का एक आवेदन दिया गया है। पिछले दिनों कल की बात है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा
जिसमें बबीता का किरदार निभा रही मुनमुन दत्ता जो अभिनेत्री हैं, उनने फेसबुक पर लाइव आकर हमारे दलित समाज की भावनाएं आहत करने के उद्देश्य से गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया। अनुसूचित जाति का एक प्रमुख समाज हमारा वाल्मीकि समाज की भावनाएं आहत हुई है। समस्त दलित समाज आक्रोशित है। इस बात को लेकर आज हम सभी दलित महापंचायत के लोग, वाल्मीकि महापंचायत के संतोष जी कल्याणे, राजेश जी धौलपुरे, सुरेंद्र जी और मलई समाज और रविदास समाज के सभी लोग यहाँ पर आए थे माननीय डीआईजी महोदय को मुनमुन दत्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने। तो खबर दमोह से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन ने अपनी सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें प्रशासन की तरफ से लोगों को मास्क लगाने की अपील भी की जा रही है। इसके साथ ही लोगों के घर से बाहर नहीं निकलने की लगातार प्रशासन अपील कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमों को ताक पर रखकर उसके उल्लंघन को लेकर उतारू रहते हैं। जहां कुछ दुकानदार अपनी दुकान को खोलकर लोगों की भीड़ को एकजुट करके सामान बेचते नजर आए, जिसके बाद लोगों को कोरोना की चपेट में आने की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। शासन के निर्देश है कोविड-19 को बचाने के लिए। इसमें आप लोगों का भी बहुत ही महती जिम्मेवारी है और आप लोगों का भी पूरा हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। मीडिया के माध्यम से आप लोग सभी को प्रसारित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनावश्यक नहीं घूमें, अपने अपने घरों में रहें। कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं वो 7 बजे से 11 बजे राशन खुलने और सब्जी भाजी की दुकानें खुलने का नियम है। उसके बाद भी कुछ प्रायः 1-2 दुकानें जो मिल रही जिन पर हम लोग जाके उनको समझाइश दे रहे हैं कि वो अपने अपने घरों में रहें, वो समय सीमा का। तो कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे समय में मुरैना जिले के दूसरे सबसे बड़े सबलगढ़ सिविल अस्पताल में मरीजों को ना तो समय पर इलाज ही मिल पा रहा है और ना ही डॉक्टर मरीजों की नब्ज टटोल रहे हैं। बीते दिनों अस्पताल में बिना इलाज के कई मरीजों की दर्दनाक मौत का भी मामला सामने आया था। चिंता की बात यह है कि लाखों रुपए खर्च कर अस्पताल में संसाधन तो लगाए गए, लेकिन धरातल की बजाय कागजों के आंकड़ों में ही ये सिमट कर रह गए। जिस अस्पताल पर 5 लाख की आबादी निर्भर है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम संसाधनों का टोटा है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पूरी चिंता जिला अस्पताल पर केंद्रित है, लेकिन सबलगढ़ अस्पताल पर नहीं। जहां पहले स्थानीय स्तर पर एसडीएम अस्पताल का निरीक्षण करते थे, उन्होंने भी अब अस्पताल से पीठ फेर ली है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हम पचेर से आए थे सबलगढ़ हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन की कमी थी तो मरने के लिए बोला डॉक्टर 4 घंटे से बैठे थे यहाँ पर। मरने के लिए बोला डॉक्टर ने, तो सबलगढ़ की गाड़ी मंगाई, एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं थी, खुद की गाड़ी करके मरने लेके गए। यहाँ पे कितनी देर हो गई थी आपको? हमको यहाँ पर 4 घंटे हो गए थे। क्या दिक्कत थी? और सांस लेने में दिक्कत थी। ऑक्सीजन दिया इन लोगों ने? नहीं दिया। उनका जो ऑक्सीजन लेवल है काफ़ी कम हो गया है, लगभग 31%। जो ऑक्सीजन लेवल हम देते हैं, जो ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीजन फ्लो कम रहता है। हालांकि 90% से 95% ऑक्सीजन रहती है, लेकिन क्या इतनी नहीं रहती वो कि जो पेशेंट सीरियस कोविड पेशेंट है उनको ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके। आपके पास सिलेंडर है? नहीं, सिलेंडर तो हमारे पास नहीं है। तो फिर आप उन मरीजों को क्या कर रहे हैं? मरीजों को हम भेज देते हैं, रेफर करना पड़ता है। मरीजों जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के थोड़ा मैनेज करते हैं इधर। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने हैं आपके पास? चालू? आपके पास 2 हैं। चालू दोनों हैं? चालू 2 हैं और 2 खराब हैं। तो खबर गुना से, जहां अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों की देखरेख कर रही नर्सों को उपहार देकर सम्मानित किया, जिस पर महेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए मरीजों का इलाज कर रही नर्सों का सम्मान किया जाना चाहिए। नर्स दिवस है, जिसकी लिए आज कलेक्टर साहब में और CMHO सब लोग उपस्थित हैं और इन बच्चियों का, जिनको सही कहा कलेक्टर साहब ने, सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, फिर वो एक अपनापन प्रदर्शित होता है। सिस्टर मतलब बहन का रूप होता है और ये बच्चियों ने इतना अद्भुत काम किया है कोरोना में, अपने को सुरक्षित रखकर दूसरों की जान बचाने में निरंतर लगी हुई हैं, रात दिन इनका तप और त्याग निश्चित रूप से
अविस्मरणीय है और हमेशा यादगार रहेगा कि इन बच्चों ने जिस तरीके से नर्सेज ने। तो अगली खबर बैतूल से, जहां एक ऐसा शख्स पुलिस को मिला जो अपने ससुराल में हुए विवाद के बाद मानसिक रोगी हो गया था और अपना घर बार छोड़कर निकल गया था। बता दें ये व्यक्ति 16 सालों से सड़कों पर भटक रहा था। इस मामले में बैतूल पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि मानसिक रोगी सुरेश कटनी से लापता हुआ था, जो बैतूल में मिला है। घर वाले जिसे मरा समझकर भूल चुके थे, उस शख्स को उसके परिवार वालों से पुलिस ने मिलवा दिया। सर, जानकारी यहीं से मिली पुलिस द्वारा और लापता इनको 16 साल से हो गए, कोई पता नहीं मिलता था। और ये घर से ससुराल में वहीं पास में दुकान उकान रखे रहे और ससुराल में पैसा भी दिए हैं और जब मांगे हैं पैसा कि हमको घर बनवाना है तो नहीं दिए, बदले में उसको मारा गया है जब ऐसे इनका हाफमेंट हुआ है। ये कटनी जिले का रहने वाला बंदा है। ये सुरेश नाम है इसका, पिता का नाम अधान पटेल है। चक्कर रोड पे ये व्यक्ति घूमता हुआ हमारे ड्राइवर RC हेड साहब है उनको देखा, फिर उनसे पूछा, उससे पूछताछ की भाई कहाँ से हो तुम, क्या हो। उसका नाम पता नोट किया तो उसने अपना परिवार का नाम पता उसको पता था। 2004 से ये घर से निकला हुआ है। फिर वहाँ पर जबलपुर में हमने सचिव से बात करी, फिर उसके बाद कटनी सचिव से बात करी जो ग्राम पंचायत उसने जहाँ पता बताया था। फिर उसके फ़ोन द्वारा उसकी फ़ोटो भेजी गई व्हाट्सएप पर, तो परिवार वालों ने पहचान लिया कि हाँ वही है। उसके पैर की 2 उंगलियाँ कटी हैं, उससे भी पहचाना परिवार वालों ने कि वही है। फिर आज वो उसको लेने आए हैं, उसकी बहन लेने आई है उसे। मुसीबत के समय गरीब और मजदूर लोगों की सहायता करना ही सबसे बड़ा पुण्य है और ऐसे ही संकट के समय देवास के खातेगांव में संत सिंगाजी महाविद्यालय परिवार ने अनूठी पहल की है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान संत सिंगाजी महाविद्यालय परिवार की ओर से खातेगांव के करीब 50 गांव में डॉक्टरों को 150 पल्स ऑक्सीमीटर निःशुल्क बांटे गए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की डॉक्टर मरीजों का समय से ऑक्सीजन लेवल और पल्स चेक कर उन्हें उचित इलाज दे सके। संस्था प्रमुख प्रांजल दुबे और संकल्प भार्गव ने कहा है कि हमने 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें मंगाई है, जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र के क्वारंटाइन मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध भी करवा रहे हैं ताकि मरीज को होम आइसोलेशन में ही पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। कोरोना के इस महामारी के दौर में संत सिंगाजी एजुकेशनल सोसाइटी और उनकी सहयोगी संस्था द्वारा गरीब लोगों के इलाज प्रयास किया जा रहा है उनके इलाज के लिए। और हमने छोटे छोटे गांवों में जहाँ पे प्रथम प्राथमिक उपचार होता है, इस हेतु हमने गांव-गांव जाके आशा कार्यकर्ताओं छोटे डॉक्टरों को ऑक्सीमीटर का वितरण किया है और जो होम आइसोलेटेड हैं उनके लिए हमने ऑक्सीजन मशीनें उपलब्ध कराई हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए हम गांव-गांव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था निःशुल्क की। तो खबर देवरी से, जहां महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर दिखावा किया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ केंद्र प्रशासन के नियम के विरुद्ध किसानों से वसूली भी की गई और शासन के अनुसार सुविधाएं नहीं मिल पाने से कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाती हुई नजर आई है। प्रशासन ने पूरे मामले पर अपनी चुप्पी साधी रखी हुई है और उनके पास कोई भी फिलहाल जवाब नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो आपने उठाया है। आज आपदा के अवसर समय में आपदा का अवसर में बदलने का काम खरीदी केंद्र संचालकों के द्वारा किया जा रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं किसान को खरीदी केंद्र पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। ना छाए की व्यवस्था है, ना वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं की व्यवस्था की गई है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था की गई है। और निश्चित रूप से जिस तरह से तोलाई से लेकर भराई का पैसा खरीदी संचालकों के द्वारा लिया।
तो नरसिंहपुर में बीते दिनों दीनदयाल उपाध्याय सभागार करेली में ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन की बैठक के विधायक ज्वालम सिंह पटेल और प्रशासन के निर्देशनार की गई है। बता दें आपको कि इसमें प्रशासन ने बैठक में सम्मिलित लोगों से कोरोना से संबंधित सुरक्षा के लिए विचार जाने और विधायक ज्वालम सिंह ने जिले में नई कोरोना गाइडलाइन के बारे में जानकारी भी दी। बीते दिनों जबलपुर के सिटी अस्पताल में नकली इंजेक्शन लगाने का मामला सुर्खियों में था। इसी अस्पताल में नरसिंहपुर एसडीएम राधेश्याम बघेल ने भी कोरोना संक्रमित होने पर अपना इलाज करवाया था और इसी अस्पताल में गाड़ावारा एसडीएम राजेंद्र सिंह का भी इलाज हुआ था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहीं एसडीएम राजेंद्र सिंह की मृत्यु का कारण नकली इंजेक्शन तो नहीं। पूरा मामला हम आपको मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के बता रहे हैं। नरसिंहपुर में बीते दिनों दीनदयाल उपाध्याय सभागार करेली में ब्लॉक स्तरीय आपदा प्रबंधन की बैठक की गई थी, जिसमें विधायक ज्वालम सिंह पटेल और प्रशासन के द्वारा एक बैठक ली गई। बैठक में कोरोना के बचाव के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और बात किया गया। प्रशासन ने बैठक में सम्मिलित लोगों से कोरोना के संबंधित सुरक्षा के लिए विचार भी जाने हैं। विधायक ज्वालम सिंह ने जिले में नई कोरोना गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। बताते चले कि बीते दिनों जबलपुर के सिटी अस्पताल में नकली इंजेक्शन लगाने का मामला काफी सुर्खियों में था। इसी अस्पताल में नरसिंहपुर एसडीएम राधेश्याम बघेल ने भी कोरोना संक्रमित होने के बाद अपना इलाज करवाया था और इसी अस्पताल में गाड़ावारा एसडीएम राजेंद्र सिंह का इलाज भी हुआ था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अब लोग सवाल उठाने लग गए हैं कि क्या उनकी मृत्यु जो है वो नकली इंजेक्शन लगने की वजह से ही हुई। मुख्यमंत्री जी ने एक कार्य योजना पूरे मध्य प्रदेश की बनाई है और इस कार्य योजना में जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब अपने नगर पालिका, जनपद, विधानसभा स्तर और नीचे पंचायत स्तर तक हमारी एक समिति, आपदा प्रबंधन समिति बने। उसमें सारे स्वयंसेवी संगठन, जो अधिकारी कर्मचारी मिलकर किल कोरोना योजना बनी है। उसके माध्यम से घर घर सर्वे का काम होगा और जब कोई बुखार है तो बुखार की दवाई तुरंत वहाँ मिल जाएगी। कोई अगर बीमार है वो ज़्यादा गंभीर है तो वो अपने सेंटरों में आएगा। जिस तरीके से अभी हमको जनता से सहयोग मिल रहा है और जिस तरीके से हम किल कोरोना अभियान चला रहे हैं और जिस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधिगण जैसे माननीय विधायक जी ने अभी बैठक लिया और हमको मार्गदर्शन दिया और उसके हिसाब से हम काम करें तो हम बहुत जल्दी इस महामारी से जीत सकते हैं। संक्रमण पहले से गाँव में था, मतलब कम था, शहर में ज़्यादा था। अब शहर में भी है, गांव में भी है, क्योंकि गांव के लोग शहर आते हैं, शहर से संक्रमण गांव चला गया और अब संक्रमण पूरे क्षेत्र में लगभग फैल चुका है। हर गांव के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ेगी और एक कार्य योजना। तो खबर पंधाना से, जहां कोरोना महामारी के बीच ईद के त्योहार को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है, जिसमें लोगों ने ईद बनाने को लेकर अपनी पुरानी तैयारियां कर ली है। प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए मुस्लिम भाइयों से कोरोना नियमों के अंतर्गत ईद मनाने की अपील की है। प्रशासन ने मुस्लिम भाइयों से ईदगाह पर 11 लोगों की नमाज पढ़ने की इजाजत दी। बाकी लोगों से घर पर ही रहकर नमाज अदा करने के निर्देश दिए गए। आगामी ईद का त्यौहार देखते हुए आज हमने मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं मौलाना, उनकी मीटिंग बुलवाई थी कि ईद का जो पालन मतलब त्यौहार को मनाना हो रहा है वो कोरोना लॉकडाउन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हो और लॉकडाउन का पूरा पालन किया जाए और भीड़ न मनाई जाए। जितना हो सके उतना लेवल तक अपने घर पे ही नमाज बनाएं और अपने घर पे ही त्यौहार भी मनाया जाए। ईदगाह के लिए हमने बंधाना में सिर्फ 11 लोगों के लिए अलाउ किया है। 10 लोग रहेंगे प्लस एक मौलाना जी रहेंगे जो नमाज पढ़ेंगे, तो 11 लोगों को अलाउ। और खिराला के लिए? खिराला में भी 11 लोगों को ही अलाउ किया। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर शाजापुर से सामने आ रही है, जहां नोडल अधिकारी का आयुष्मान कार्ड को लेकर शुजालपुर का दौरा। जस अस्पताल, आरोग्य अस्पताल और सिविल अस्पताल का किया गया दौरा। नोडल अधिकारी ने 5000 का जांच पैकेज अलग से देने की भी बात कही।
तो कोरोना के साथ ब्लैक फंगस नाम की बीमारी अब हिंदुस्तान में दस्तक दे चुकी है। अब सिवनी जिले में ब्लैक फंगस का संदिग्ध मरीज सामने आया है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर नावकर ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की। जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस का इलाज ना होने की वजह से मरीज को जबलपुर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि सिविल जिले में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला सामने आ चुका है। तो छिंदवाड़ा में विधानसभा मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर दूर तामिया थाना अंतर्गत ग्राम साजुकई में एक विवाह समारोह को रोकने पहुंचे प्रशासनिक अमले पर अचानक हमले की खबर सामने आई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मलालधाना में बगैर स्वीकृति के एक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा था। इस वैवाहिक समारोह में लगभग 200 से अधिक लोगों की उपस्थिति मिलने पर तामिया नगर निरीक्षक प्रीति मिश्रा के द्वारा कार्रवाई किए जाने पर अचानक ग्रामवासी बौखला गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस हमले के फलस्वरूप टीआई प्रीति मिश्रा के सर पर गंभीर चोटें भी आई है। इसके अलावा प्रशासनिक अमले के वाहनों में तोड़फोड़ और ड्राइवर को भी काफी चोटें लगने की खबर निकल कर आई है। बताते चले कि तामिया के तहसीलदार मनोज औरसिया को भी ग्रामीणों के इस व्यवहार के चलते यहां से वापस लौटने की खबर मिली। सूत्रों के मुताबिक तामिया तहसीलदार के ड्राइवर को भी काफी गंभीर चोटें आई। तो रायसेन की बेगमगंज मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरज शर्मा ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बेगमगंज में बने समस्त कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण करते हुए सेंटर की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। उनका हौसला अफजाई करते हुए उनकी जल्दी स्वस्थ होने की उन्होंने कामना भी की है। सीएमओ बेगमगंज ने मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक से शासन की गाइडलाइन का पालन और बीमारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की। नगर पालिका कोरोना की रोकथाम के लिए पूरे बेगमगंज शहर में दलों को गठित करके वार्ड वाइज सर्वे करा रही है। घर घर जाकर जांच की जा रही है, जिसमें कि उनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल, टेम्परेचर नापा जाता है और जो बीमार व्यक्ति मिलते हैं उनको अस्पताल जाने की सुझाव दी है। पता है प्राप्त बिल्कुल हो रही है, क्योंकि इससे जो है शहर में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है। तो खबर सिवनी से, जहां कुरई और खवासा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर लोगों से घर में रहकर नमाज अदा करने और त्योहार मनाने की अपील करते हुए प्रशासन का कोविड के दौर में साथ देने की बात कही। आपको बता दें कि पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना की वजह से मुस्लिम के लोगों ने भी सभी से कोरोना नियमों का पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाने की अपील की है। आपसे अपील करता हूँ कि ईद की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है उसके देखते हुए मस्जिदों में कम से कम 3 लोग आने की इजाज़त दी गई है। तो तमाम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि नमाज ईद अपने घरों में अदा करें और मस्जिद की तरफ आने की कोशिश ना करें। आवासा जमात की जानिब से ये ऐलान करता हूँ कि आप तमामी हजरात ईद का चांद नज़र आने पर अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करें। आप तमामी हजरात को मालूम है कि सारी दुनिया में मुहलिक बीमारी फैली हुई है और इसके लिए प्रशासन ने एक कड़े निर्देश दिए हैं कि डिस्टेंसिंग बनाना है, इसका पालन करना है। लिहाजा आप तमामी हजरात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप तमामी हजरात अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें और प्रशासन का भी पुरसहयोग दें। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमाम जामा मस्जिद कुरई ये ऐलान करता हूँ कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी महामारी और बीमारी चल रही है। इसकी बिना पर मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप अपने ही घर में रहकर के ईद की नमाज अदा करें, मस्जिद में आकर के भीड़ लगाने की कोशिश न करें। तो खबर सिवनी से, जहां कोरोना महामारी के बीच चोरी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें पुलिस के दावे पर छापा मारने पर
ढाबा संचालक के पास से 270 बोरी गेहूं की जब्त की गई। आपको बता दें कि आरोपी गेहूं के उपार्जन केंद्र से लोड होकर वेयरहाउस जा रहे लोड ट्रकों को एकता ढाबा से रोककर ट्रक ड्राइवर से मिलीभगत कर गेहूं की चोरी किया करता था, जिस पर पुलिस की दाबिश देने पर आरोपी के पास से 20 बोरी गेहूं बरामद किया गया है, जिसके बाद अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। कल शाम को सूचना मिली थी कि एकता ढाबा जो केवलाई रोड पे स्थित है, वहाँ पे एक ट्रक जो सुनहरा खरीदी केंद्र से आ रहा है और आकर वहाँ पे खड़ा है। वहाँ से कुछ गेहूं के कट्टे बोरियां उतारकर एकता ढाबे में रखी जा रही हैं। सूचना पर मैं स्टाफ वहाँ पहुँचकर तलाशी ली गई तो पता चला कि एकता ढाबे के अंदर सुनहरा सोसाइटी का मार्क लगे हुए कुछ बोरियाँ, इसके अलावा अन्य बोरियाँ भी वहाँ पे मिली हमको। लगभग जब उनकी गिनती लगाई गई तो लगभग 270 बोरियाँ थी। साथ ही ढाबे के पीछे भी 2 वाहन खड़े थे जिनमें गेहूं की बोरियाँ लोड थी। तो वहाँ पहुंचकर सभी बोरियों को जब्त की गई, लगभग 270 बोरियाँ, और जो वाहन जिनसे इधर उधर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था उन वाहनों को भी जब्त किया गया है। प्रतिवेदन जिला खाद्य अधिकारी के जो जांच प्रतिवेदन आएगा उसके तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो शिवपुरी के लहार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है, जिसमें गोविंद सिंह ने लिखा है कि शिवपुरी जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण मार्गों की सड़कें काटकर कोरोना और गंभीर रोगों से पीड़ित ग्रामीणों को कब्जा और जिला मुख्यालय पर चिकित्सा कराने से रोक दिया गया, जिसके कारण ग्रामीण बिना इलाज के मर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी में कोरोना कर्फ्यू के नाम पर शहर के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। मुक्तिधाम के लिए जाने वाला रास्ता माधव चौक से सिद्धेश्वर रोड को भी पुरानी प्राइवेट बस स्टैंड के पास पुलिया पर बड़े बड़े पत्थर डालकर बंद कर दिया गया। इसके अलावा शहर के 1 दर्जन से ज्यादा मार्गों को इसी तरीके से बड़े बड़े पत्थर, बैरिकेड्स या रोलिंग के सहारे बंद किया गया है, जिसके चलते जनता को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को पत्र लिख के अनुरोध किया है कि शिवपुरी जिले में ग्रामीण क्षेत्र के निवासी किसान हैं, मजदूर हैं, उनको नेशनल हाईवे से लगी हुई सड़कें सब काट दी गई हैं, जिससे कि ग्रामीण निवासी न तो अपनी बीमारी गंभीर हालत में कोरोना से और भी तमाम गंभीर बीमारियों के कारण जिला कस्बों के अस्पतालों में और जिला चिकित्सालय के लिए इलाज कराने नहीं पहुँच सकते। और मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ केवल छोटे गरीब लोगों के भी जीवन की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाएं। इस बारे में मैंने उनको पत्र। तो शहर में कोरोना का कर्फ्यू 17 तारीख तक जारी है। सब कुछ अस्त व्यस्त है, प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। कोरोना काल में गरीबों के धंधे चौपट हो गए हैं। गरीब जो केवल अपने घर व्यवसाय के बल पर घर का खर्च चला रहे थे, उनके लिए अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी चिंता सताने लगी है। मजबूरी में सन्नाटे भरी सड़क पर इस तरह अपने व्यवसाय करने को मजबूर है। पिछले लॉकडाउन में तो खाने का इंतजाम हो ही जाता था, लेकिन इस बार तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए। तो रतलाम में ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी करने वाले भाजपा नेता की दुकान की ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने बुधवार को शाम को तलाशी ली। करीब 1 घंटे से ज्यादा तलाशी लेने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर वहां से चले गए। ड्रग इंस्पेक्टर सारिका अग्रवाल जांच की रिपोर्ट पुलिस को सौंपेंगी। आपको बता दें कि मंगलवार रात को पुलिस ने ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी कर रहे राजेश के पिता कैलाशनाथ माहेश्वरी को गिरफ्तार किया था। आरोपी राजेश की नाहरपुर स्थित दुकान से 7 ऑक्सी फ्लोमीटर को जब्त किया गया था। एमआरपी 2250 रुपये दर्ज थी, लेकिन एमआरपी का टैग हटाकर राजेश 4000 रुपये में ऑक्सीफ्लोमीटर को बेचा करता था। जो जानकारी मिली है उसमें ये था कि प्रतिबंधित दवाओं का विक्रय होना बताया गया था और ऑक्सीफ्लोमीटर का कालाबाजारी का बताया गया था। बट चूँकि ऑक्सीफ्लोमीटर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में नहीं आते हैं और मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है, तो पल्स ऑक्सीमीटर जो हमारे इसमें इंक्लूडेड है उसके देखे गए तो 3 पीस अभी मिले हैं निरीक्षण के दौरान और इन 3 पीसों के परचेस और सेल बिल मांगे गए हैं। परचेस बिल्स तो इनके द्वारा प्रोड्यूस कर दिए गए, लेकिन अभी सेल बिल्स इनके द्वारा नहीं दिए गए।
तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हर जगह देखने को मिल रही है, जिसको देखते हुए लोकमंच न्यूज के संवाददाता ने सरगुजा के सीतापुर में बने कोविड-19 अस्पताल में सीधे रुख किया, जिसके बाद संवाददाताओं को पता चला कि यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। और कोरोना संक्रमण में खास करके जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ब्लैक फंगस, इसको लेकर भी हमारे संवाददाता ने हृदय रोग विशेषज्ञ और कोविड केयर अस्पताल के नोडल अधिकारी नीरज कुशवाहा से खास बातचीत की है। आप भी देखिए ये बातचीत। हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे हम लोग के द्वारा जो कोविड केयर हॉस्पिटल के लिए जो जंबो सिलेंडर जो हम लोग को पहले मिले हुए थे, उसकी संख्या में शासन के द्वारा उसे बढ़ोतरी की गई है। उसकी संख्या उनके द्वारा 25 कर दी गई थी और इसके साथ साथ में हम लोग को माननीय मंत्री जी के द्वारा भी 25 सिलेंडर और प्राप्त हुए हैं जो जंबो सिलेंडर हैं। तो इस तरह से हम लोग के पास में उपलब्धता जो है जंबो सिलेंडर की भी काफ़ी मात्रा में है। और जो अपने पास में छोटे सिलेंडर हैं उसकी संख्या कोविड केयर हॉस्पिटल के लिए हम लोग ने 26 आरक्षित कर। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।